दिन था 11 मई 1998। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक शांत दोपहर थी। पोखरण के रेत के नीचे सैकड़ों फीट गहराई में भारत का एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसकी भनक दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों को बिल्कुल नहीं थी। दोपहर के लगभग 3:45 हुए। अचानक धरती हिली, रेगिस्तान की रेत आसमान में उछल गई और उसी पल भारत ने दुनिया को बता दिया, अब वो सिर्फ एक सभ्यता नहीं बल्कि एक परमाणु शक्ति भी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस विस्फोट की नहीं है, ये कहानी उस सपने की है जो आज़ादी के ठीक पहले एक वैज्ञानिक ने देखा था। ये कहानी है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के विजन की और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पूर्ण सहयोग की। ये कहानी है दशकों की मेहनत, गुप्त मिशनों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और अडिग राजनीतिक इच्छा शक्ति की। कभी दुनिया ने भारत को तकनीक से अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और आखिरकार पोखरण की रेत के नीचे से उठी उस गूंज ने दुनिया को बता दिया, भारत अब अपने भाग्य का फैसला स्वयं करेगा। यह है भारत के परमाणु मिशन की कहानी। जय हिंद दोस्तों। स्टोरीज बाय इंडियन दीवा में आज की कहानी स्वतंत्र भारत की वो वीर गाथा है जो बताती है कि कैसे भारत ने हर चुनौती का सामना करते हुए विज्ञान, साहस और संकल्प के दम पर न केवल खुद को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया, बल्कि दुनिया की छठी परमाणु शक्ति बनकर इतिहास रच दिया। भारत की परमाणु कहानी 1998 के पोखरण से शुरू नहीं होती। ये कहानी उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। भारत अभी आज़ाद भी नहीं हुआ था। साल था 1944। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था और दुनिया पहली बार परमाणु शक्ति की वास्तविक ताकत को समझने लगी थी। उसी समय भारत के एक युवा वैज्ञानिक ने ऐसा सपना देखा जो आने वाले दशकों में देश की रणनीतिक दिशा तय करने वाला था। उस वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा उस समय कॉस्मिक रेंज और न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या भारत भी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों की बराबरी कर सकता है? इसी सोच के साथ उन्होंने 1944 में भारत के उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा। इस पत्र में भाभा ने प्रस्ताव रखा कि भारत को एक ऐसे विश्व स्तरीय संस्थान की ज़रूरत है जहां वैज्ञानिक मूलभूत भौतिकी और परमाणु विज्ञान पर काम कर सकें। इसी प्रस्ताव का परिणाम था कि भारत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR की स्थापना हुई और यहीं से भारत के परमाणु कार्यक्रम की असली बौद्धिक नींव रखी गई। फिर आया 1947, भारत की आज़ादी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, नेहरू ने भाभा के विजन को पूरा समर्थन दिया और इसी समर्थन का परिणाम था कि 10 अगस्त 1948 को भारत सरकार ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। इस आयोग के पहले चेयरमैन बने डॉक्टर होमी जे भाभा। इस आयोग की सबसे खास बात ये थी कि ये आयोग सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, जिससे भारत का परमाणु कार्यक्रम शुरू से ही एक राष्ट्रीय रणनीति परियोजना बन गया।
लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आने वाले कुछ वर्षों में भारत एक ऐसा वैज्ञानिक ढांचा बनाने वाला था जो एशिया में पहले कभी नहीं देखा गया था, और उसी ढांचे से जन्म लेने वाला था भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। भारत ने अपने परमाणु सपनों को कभी केवल कागजों तक ही सीमित नहीं रखा। भाभा की दूरदर्शिता ने उस सपने को हकीकत में बदल दिया। साल था 1954। होमी भाभा ने मुंबई के थ्रौम्बी में 1200 एकड़ जमीन पर भारत का सबसे महत्वाकांक्षी विज्ञान केंद्र बनाने का निर्णय लिया, जो आगे चलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC कहलाया। और यहीं से भारत ने एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया। सन 1956 में अप्सरा एटॉमिक रिएक्टर चालू हुआ। शक्ति केवल 1 मेगावाट की थी और ईंधन ब्रिटेन से लाया गया, लेकिन डिजाइन और संचालन पूरी तरह भारतीय थे। ये छोटा सा रिएक्टर भारत का पहला परमाणु हृदय बन गया। इसी रिएक्टर ने भारतीय वैज्ञानिकों के सपनों को वास्तविकता की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने जाना कि सीमित संसाधनों में भी देश अपने लिए परमाणु क्षमता विकसित कर सकता है। लेकिन भाभा की सोच इससे भी बड़ी थी। उन्होंने भारत के लिए 3 स्तरीय परमाणु कार्यक्रम का विजन तैयार किया, जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से अद्वितीय था, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी दूरदर्शी था। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करने वाले प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का निर्माण शामिल था, जिससे ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ प्लूटोनियम 239 तैयार होता था। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के माध्यम से इसी प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में उपयोग करते हुए U238 को और अधिक PU239 में बदला जाना था, ताकि भविष्य के लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। और तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करते हुए थोरियम आधारित रिएक्टरों से U233 तैयार कर दीर्घकालिक ऊर्जा और सामरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना थी। भाभा ने साफ शब्दों में कहा था, दुनिया यूरेनियम पर चलेगी, पर भारत थोरियम पर। भारत की यही विशेषता थी कि भारत के पास यूरेनियम पर कम था, लेकिन थोरियम में वो पूरी दुनिया में अग्रणी था। भाभा का यही विजन देश को केवल वैज्ञानिक प्रयोग से आगे बढ़ाकर रणनीतिक शक्ति में बदलने वाला था। 1960 में भारत ने साइरस रिएक्टर चालू किया। ये रिएक्टर कनाडा और अमेरिका की मदद से तो तैयार हुआ, लेकिन उसकी रीप्रोसेसिंग पूरी तरह भारतीय हाथों में थी। यही रिएक्टर भारत की पहली परमाणु क्षमता का आधार बना और 1974 के स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण में इसकी भूमिका निर्णायक रही। लेकिन भारत के परमाणु शक्ति बनने की ये ऐतिहासिक यात्रा आसान नहीं थी। जैसे जैसे भारत की परमाणु क्षमता आकार ले रही थी, देश को एक ऐसा झटका लगा जिसने इस पूरे मिशन की दिशा और गति दोनों को चुनौती दे दी। सन 1966 में देश ने एक बड़ा झटका झेला। देश के दूरदर्शी वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के परमाणु सपनों की नींव रखी थी, अचानक मॉन्ट ब्लांक विमान दुर्घटना के हादसे का शिकार हो गए। उनकी मौत न केवल एक व्यक्तिगत नुकसान थी, बल्कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी थी। कई लोग आज भी सवाल उठाते हैं कि क्या यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था
या किसी षड्यंत्र का हिस्सा। कुछ साजिशों की अफवाहें भी सामने आईं, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। भाभा के बिना भारत की परमाणु कहानी का नेतृत्व अब उनके साथ के वैज्ञानिकों के हाथों में आ गया। इस कठिन समय में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने राजनीतिक साहस और दूरदर्शिता से वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया, बाहरी दबावों से उन्हें सुरक्षित रखा और सुनिश्चित किया कि भारत का परमाणु सपना टलने न पाए। थ्रोम्बे में बने BARC और TIFR की टीम ने सीमित संसाधनों और बढ़ते वैश्विक दबाव के बावजूद भाभा का विजन आगे बढ़ाया। 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान में सुनसान सुबह थी। वैज्ञानिक अंतिम तैयारियां कर रहे थे, उपकरण जांचे जा रहे थे और हर दिल में साहस, गर्व और उम्मीद की भावना थी। तभी धरती हिली, रेत और धूल आकाश में उछली। ये वो क्षण था जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब वो केवल सभ्यता का देश नहीं, बल्कि एक परमाणु शक्ति बन चुका है। इसे नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। ये परीक्षण केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं था, ये दशकों की मेहनत, गुप्त मिशनों, पड़ोसी देशों की बढ़ती शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद अडिग रहकर राष्ट्रीय संकल्प की कहानी थी। अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियां भारत को रोकने की हर कोशिश कर रही थी, लेकिन भारत ने अपने वैज्ञानिक और रणनीतिक संसाधनों का पूरी तरह इस्तेमाल किया। सन 1974 में साइरस रिएक्टर और देश के वैज्ञानिकों के अथक प्रयास का परिणाम आया स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण। ये सिर्फ एक छोटा सा विस्फोट नहीं था, ये भारत के लिए गर्व, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बन गया। भाभा की अनुपस्थिति और अफवाहों के बावजूद उनका सपना जीवित रहा। उनके दूरदर्शी विजन और साहस ने भारत को दुनिया की छठी परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस सफलता ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपने संकल्प और सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं था। लेकिन इस गौरवपूर्ण सफलता की कीमत भी तुरंत सामने आई। स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण ने भारत को दुनिया की नज़रों में नई शक्ति के रूप में पेश किया, लेकिन अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने इसके तुरंत बाद भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए। परमाणु तकनीकी, ईंधन और उपकरणों की आपूर्ति लगभग पूरी तरह से रोक दी गई। 1975 में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य था कि भारत जैसे देशों को परमाणु तकनीकी तक पहुंचने से रोका जा सके। भारत के सामने चुनौती स्पष्ट थी, या तो दबाव में आकर पीछे हटे या पूरी तरह आत्मनिर्भर वैज्ञानिक और रणनीतिक शक्ति बनने का रास्ता चुने। भारत ने दूसरा रास्ता चुना। इस बीच नई पीढ़ी के नेता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। कठिन परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बावजूद भारत ने अपनी मिसाइलें, प्लूटोनियम उत्पादन और रिएक्टर संचालन सब कुछ स्वदेशी और आत्मनिर्भर रूप से विकसित किया। थ्रोम्बे में वैज्ञानिकों ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपना काम जारी रखा। रिएक्टर तकनीकी, प्लूटोनियम उत्पादन और परमाणु ईंधन चक्र पर भारत ने धीरे धीरे पूरी पकड़ बनानी शुरू कर दी।
दुनिया के कई देशों ने भारत के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने खुद के हाथों से अपने नए दरवाजे बनाए। सन 1982 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो से वापस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ में आए और हैदराबाद के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निदेशक बने। 1983 में उन्हें भारत के महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व सौंपा गया। यहीं से भारत की मिसाइल शक्ति का वास्तविक निर्माण शुरू हुआ। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल जैसी मिसाइल प्रणालियों के विकास का काम शुरू किया। सन 1989 में अग्नि मिसाइल का पहला सफल परीक्षण हुआ, जिसने दुनिया को स्पष्ट संकेत दिया कि भारत केवल परमाणु क्षमता विकसित नहीं कर रहा, बल्कि उसे सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक डिलीवरी सिस्टम भी तैयार कर रहा है। इसी बीच क्षेत्रीय परिस्थितियां भी तेजी से बदल रही थीं। 1964 में चीन परमाणु शक्ति बन चुका था और 1980-90 के दशक में पाकिस्तान भी परमाणु हथियार क्षमता की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ये भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती थी। इन सब चुनौतियों के बीच भारत ने एक सावधानीपूर्ण लेकिन दृढ़ नीति अपनाई। देश ने अपनी तकनीकी क्षमता को लगातार बढ़ाया, लेकिन सार्वजनिक रूप में अपने परमाणु विकल्प को रणनीतिक अस्पष्टता के साथ बनाए रखा। 1990 के दशक की शुरुआत में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत ने परमाणु परीक्षण की तैयारी भी शुरू की। वैज्ञानिक टीम तैयार थी, लेकिन उस समय की आर्थिक स्थिति और भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अंतिम क्षणों में परीक्षण को रोक दिया गया। फिर भी एक बात तो स्पष्ट हो चुकी थी कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता अब उस स्तर में पहुंच चुकी थी जहां पर जब चाहे अपने परमाणु कार्यक्रम को निर्णायक रूप दे सकता था। 1974 से 1998 के बीच के ये वर्ष भारत के परमाणु इतिहास के सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वर्ष थे। प्रतिबंध, दबाव, वैश्विक अलगाव के बावजूद भारत ने अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और दूरदर्शी नेतृत्व के बल पर वो आधार तैयार कर लिया था जिस पर आगे चलकर पोखरण 2 की ऐतिहासिक सफलता खड़ी होने वाली थी। 2 दशकों से अधिक समय तक भारत ने चुपचाप तैयारी की। प्रतिबंध लगे, तकनीकी रोकी गई, दबाव डाला गया, लेकिन भारत न रुका न झुका। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में काम जारी रहा, मिसाइलें तैयार हुई और देश ने अपनी क्षमता को धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां दुनिया को अब सच्चाई का सामना करना था। और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण जब राजस्थान की रेगिस्तान की रेत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब केवल क्षमता नहीं बल्कि पूर्ण परमाणु शक्ति है। साल था 1998। भारत का परमाणु कार्यक्रम अब उस मुकाम में पहुंच चुका था जहां उसे छिपा कर रखना संभव नहीं था। 2 दशकों तक वैज्ञानिकों ने प्रतिबंधों और सीमित संसाधनों के बीच काम करते हुए वो क्षमता विकसित कर ली थी जो भारत को विश्व की प्रमुख परमाणु शक्तियों की पंक्ति में खड़ा कर सकती थी। मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी
भारत के प्रधानमंत्री बने। नई सरकार के सामने सुरक्षा का सवाल और भी गंभीर हो चुका था। चीन पहले से ही परमाणु शक्ति था और पाकिस्तान भी तेजी से परमाणु हथियार क्षमता को बढ़ा रहा था। इस समय भारत के वैज्ञानिक तंत्र के दो प्रमुख स्तंभ थे, डॉक्टर आर चिदम्बरम, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ की प्रमुख और प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार। इन दोनों के नेतृत्व में भारत ने एक अत्यंत गोपनीय मिशन शुरू किया, पोखरण 2। इस ऑपरेशन को इतना गुप्त रखा गया कि दुनिया की सबसे उन्नत खुफिया एजेंसियों को भी इसकी भनक नहीं लगी। सीआईए की नज़र भारत पर लगातार बनी हुई थी। अमेरिकी सैटेलाइट लगातार राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान की निगरानी कर रहे थे। जरा सी छोटी सी हलचल होती तो भारत का पूरा मिशन दुनिया के सामने आ सकता था। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने दुनिया की सबसे उन्नत निगरानी को भी चकमा दे दिया। डॉक्टर एपीजे कलाम, डॉक्टर आर चिदम्बरम और उनकी टीम चुपचाप पोखरण पहुंची। यहाँ सेना की सुरक्षा में रेगिस्तान के बीच एक अस्थायी वैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई गई। गहरी जमीन के अंदर विशेष सुरंगों और शाफ्ट तैयार किए गए, जहां परमाणु उपकरणों को बेहद सावधानी से स्थापित किया गया। सभी केबल, सेंसर और कंट्रोल सिस्टम रेत के नीचे छिपाकर जोड़े गए ताकि विस्फोट के हर वैज्ञानिक डेटा को सुरक्षित रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा नाटक अभी बाकी था। अमेरिकी सैटेलाइटों को भ्रमित करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने आर्मी यूनिफॉर्म पहन ली। दिन में सन्नाटा रहता और असली काम होता रात के अंधेरे में। वैज्ञानिक उपकरणों को सामान्य सैन्य सामान की तरह ढक कर लाया गया और धीरे धीरे रेगिस्तान की रेत के नीचे तैयार हो रहा था भारत के इतिहास का सबसे गुप्त मिशन। 11 मई 1998 को दोपहर लगभग 3:45 में राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान की जमीन के नीचे 3 परमाणु परीक्षण किए गए। इनमें से एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, एक फिशन डिवाइस और एक लो यील्ड डिवाइस शामिल था। 2 दिन बाद 13 मई 1998 को भारत ने 2 और परीक्षण किए। इस तरह कुल 5 परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक हुए। भारत ने इस मिशन को नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। इन परिणामों के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि भारत अब पूर्ण परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। ये केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की घोषणा थी। जैसा अनुमान था, दुनिया की प्रतिक्रिया तुरंत आई। अमेरिका, जापान और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। लेकिन इस बार भारत पहले से कहीं अधिक मजबूत था। देश ने स्पष्ट किया कि उसकी परमाणु नीति रक्षा और निवारण के लिए है, आक्रामकता के लिए नहीं। पोखरण 2 के बाद भारत ने केवल ये नहीं दिखाया कि वो परमाणु शक्ति है, बल्कि ये भी स्पष्ट किया कि उसकी परमाणु नीति जिम्मेदारी और संतुलन पर आधारित है। भारत ने दुनिया के सामने अपनी परमाणु नीति के 2 मूल सिद्धांत रखे। पहला था क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और दूसरा नो फर्स्ट यूज़।
इसका अर्थ था कि भारत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले कभी नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई देश उस पर परमाणु हमला करता है तो भारत उसे जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है। ये नीति भारत की सभ्यता और सोच को भी दर्शाती है। शक्ति का उपयोग आक्रमण के लिए नहीं, बल्कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। पोखरण 2 ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हमेशा के लिए बदल दी। कुछ ही वर्षों में वही दुनिया जिसने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, भारत के साथ सहयोग करने लगी। 2005 में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ और 2008 में एनएसजी ने भारत को विशेष छूट दी। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में वैज्ञानिक के सपने से शुरू हुआ भारत का परमाणु कार्यक्रम अब एक ऐसी शक्ति बन चुका था जिसने पूरी दुनिया को संदेश दिया, भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। समय के साथ भारत ने उन्नत मिसाइल प्रणालियां, समुद्री परमाणु क्षमता और स्वदेशी रक्षा तकनीकी में महत्वपूर्ण प्रगति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया गया ताकि देश की निवारक क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत हो सके। और आज दशकों की मेहनत, साहस और वैज्ञानिक प्रतिभा के बाद भारत की ये यात्रा याद दिलाती है, जब एक राष्ट्र अपने संकल्प पर अडिग रहता है तो इतिहास भी उसके सामने रास्ता बदल देता है। आज का सशक्त भारत दुनिया को ये संदेश देता है, ये नया भारत है, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम। यही तो है भारत की असली पहचान। शांति का संकल्प, विज्ञान की शक्ति और एक मजबूत आत्मनिर्भर राष्ट्र का अडिग आत्मविश्वास। जय हिंद।